गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर है INS रिधमन अ मेड इन इंडिया न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन टू बी कमीशन सून नेवी चीफ। अब हमें पता होना चाहिए कि INS रिधमन क्या है। ये जो INS रिधमन है ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। अब न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन का मतलब क्या है, मतलब कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली सबमरीन है, जो कि सबमरीन को हम हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी। एक इस तरह की पनडुब्बी है जो कि पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर एक रेंज ऑफ मोशन में ट्राई करेगी कि अपने ओपोनेंट्स को अपने एनिमीज को ढूंढ सके और फिर उनको पानी के अंदर ही खत्म कर सके। ठीक है, तो INS रिधमन एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जो कि इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन बनने जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो ये बिल्कुल इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब इंडिया ने खुद बनाई है, अपना मटेरियल इसमें यूज़ किया है INS रिधमन को बनाने के लिए। अगर हम बात करें कि ये थर्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, तो इससे पहले दो कौन सी थी। जो फर्स्ट थी उसका नाम था INS अरिहंत और जो सेकंड थी उसका नाम था INS अरिघाट। INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद अब ये थर्ड शिप आने वाली है, सबमरीन आने वाली है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, जिसको हम बोलते हैं INS रिधमन। ठीक है, तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, जैसे मैंने बोला 90% मटीरियल सिर्फ इंडिया से यूज़ किया गया। इसके अलावा ये एक SSBN है। SSBN का फुल फॉर्म क्या है? SSBN का मतलब है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब होता है कि एक इस तरह की शिप है, इस तरह की सबमरीन है जो कि पानी के अंदर जाकर सबमर्ज होकर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखती हैं जिससे वो अपने ओपोनेंट को खत्म कर सके। ठीक है, तो ये होता है SSBN का मतलब। इसके अलावा बात की जाए तो ये, अगर हमने बोला कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है, तो उसके अंदर ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा, इससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और जितना भी सबमरीन पानी के अंदर काम करना, पानी के अंदर चलना वगैरह है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होगी? वो न्यूक्लियर रिएक्टर से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मेन बात ये थी, ये इंडिया की थर्ड इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनने जा रही है। पहली थी INS अरिहंत, दूसरी थी INS अरिघात और तीसरी बनने जा रही है INS रिधमन। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो ये इसको इसको बनाने कौन वाला है? इसको बनाने वाला है SBC। अब हमें SBC की फॉर्म पता होना चाहिए। SBC का मतलब होता है शिप बिल्डिंग सेंटर। जो शिप बिल्डिंग सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलकर इस कंपनी ने मिलकर बनाया INS रिधमन को, जो कि थर्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन बनने वाली है इंडिया की, इंडिजीनियसली डेवलप्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो आज की सेकंड न्यूज़ है न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग PMO टू बी कॉल्ड सेवा तीर्थ। अब PMO का मतलब क्या होता है? PMO का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो एक नई ऐसी बिल्डिंग बनने वाली है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा है, गवर्नमेंट ने जिसका नाम रखा है सेवा तीर्थ। इससे पहले ना इसका नाम था एग्जीक्यूटिव इनक्लेव। तो कितना फॉरेन नाम लग रहा था, ब्रिटिश टाइप नाम, एग्जीक्यूटिव इनक्लेव। तो अब इसको चेंज करके इन्होंने हिंदी नाम रख दिया, जिसका इन्होंने नाम चेंज करके रखा है सेवा तीर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो बिल्डिंग बनेगी, इसके अंदर और कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सी जगहों के ऑफिस होंगे? तो एक होगा इसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट का ऑफिस, इंडिया हाउस का ऑफिस और PMO जो कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, वो भी इसी सेवा तीर्थ के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो सेवा तीर्थ बनाया गया, ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, हमें ये पता होना चाहिए। ये बनाया गया सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो हमारी थर्ड न्यूज़ क्या है? DRDO conducts high speed test of fighter jet escape system, फाइटर एस्केप सिस्टम। ठीक है, तो अब DRDO क्या है? DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन गवर्नमेंट की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वो न्यूक्लियर डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। तो इसी में ना इन्होंने एक फाइटर एस्केप सिस्टम बनाया। अब फाइटर एस्केप सिस्टम क्या है? इस एस्केप सिस्टम का प्राइम एग्जांपल है अभी जैसे जो दुबई का एयर शो हो रहा था, उसमें जो विंग कमांडर नमन सयाल थे, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो अपने प्लेन को ऊपर नहीं लेके जा पाए थे उस फोर्स से। तो इसी वजह से उनकी डेथ हो गई और प्लेन जो तेजस MK1 प्लेन है वो क्रैश हो गया था। अभी जो तेजस MK1 प्लेन क्रैश हुआ था, ये इसके कुछ रीजंस थे, अपने खुद के रीजंस की वजह से ये क्रैश हुआ था। पर मेन बात हमें ये है कि चाहे प्लेन क्रैश हो जाए, लेकिन उसमें से जो इंसान है, जो फाइटर पायलट बनने में जितना जिसको टाइम लगा है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जो मेनली ह्यूमन रिसोर्स जो वो इंसान है, जो फाइटर पायलट है, उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। मशीन तो दोबारा भी बन जाएगी, लेकिन एक ह्यूमन की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मशीन। ठीक है, तो इसी में ये DRDO ने एक ऐसा हाई स्पीड टेस्ट किया है फाइटर एस्केप सिस्टम का। अब ये फाइटर एस्केप सिस्टम का इन्होंने टेस्ट कैसे किया? ये जो टेस्ट है ये चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में इन्होंने एक रेलवे लाइन बिछाई, रेलवे लाइन के ऊपर इन्होंने एक ट्रेन चलाई और ट्रेन काफ़ी स्पीड में चलाई, और उसी ट्रेन में ना इन्होंने एक ऐसे फाइटर प्लेन को ऐसे फिट किया उसी ट्रेन के जो बोगीज होती हैं उसके ऊपर, और उस फाइटर प्लेन को जैसे ही उन्होंने चलाया बहुत स्पीड में, तो फिर उसमें से एक फाइटर जो एस्केप सिस्टम होता है जिससे जो फाइटर है वो प्लेन से बाहर निकल जाता है, वो किया, वो टेस्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो अगर ये सक्सेसफुल होंगे तो फिर इंडिया के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उसमें ये फाइटर एस्केप सिस्टम अटैच किया जाएगा,
और जब ये अटैच हो जाएगा तो और भी बहुत सारे फाइटर पायलट्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी सिक्योर हो पाएगी कि वो ये जो अटैक्स वगैरह ये जो जेट वगैरह गिरते हैं उनसे बच पाएंगे, उनसे उनकी खुद की लाइफ को थ्रेट नहीं होगा कोई, ठीक है। तो ये कौन सी दो कंपनीज ने मिलकर किया ये जो प्रोजेक्ट किया फाइटर एस्केप सिस्टम का, एक तो है डीआरडीओ के साथ मिलकर किया, दो और कंपनीज हैं जो कि एचएएल जिसको हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोलते हैं, और एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए करके बोलते हैं, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों और एचएएल के साथ डीआरडीओ ने मिलके ये टेस्ट परफॉर्म किया फाइटर एस्केप सिस्टम, और ये सक्सेसफुल भी हो गया। तो इसको आगे यूज़ किया जाएगा, अटैचमेंट्स की जाएंगी इसकी फाइटर जेट्स में भी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। तो हमारी फोर्थ न्यूज़ क्या है? फोर्थ न्यूज़ है इंडिगो क्योस सेंड्स डोमेस्टिक एयर फेयर सोअरिंग टू ₹1.3 लाख। अपना इंडिगो जो हमारी एयरलाइन है इसमें एक क्योस मचा हुआ है। क्योस ये मचा हुआ है कि ना इनकी अराउंड 200 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं। अब इसके दो मेन रीज़न इनकी फ्लाइट्स कैंसिल होने के। पहला रीज़न है FDTL। अब हमें FDTL का मतलब पता होना चाहिए। FDTL है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अभी जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस है ना, इसमें एक चीज़ बोली गई थी कि पुराने रूल्स के हिसाब से एक नॉर्मली जो भी एक पायलट है जो कि कमर्शियल पायलट है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट है चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसमें उसको एक वीक के अंदर 36 आवर्स का रेस्ट मिलेगा। लेकिन ड्यू टू सम चेंजेस इन द रूल्स जो पायलट्स थे वो ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे थे, उनको ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया, DGCA ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोल दिया कि इसको 36 आवर्स से 48 आवर्स कर दिया जाए। अब उसको 48 आवर्स तो कर दिया, ठीक है। एक तो पहली चीज़ ये थी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस कर दी उन्होंने 48 आवर्स का चेंज कर दिया। और इसके अलावा जो क्रू स्टाफ था, जो कि एयर होस्टेस या जो और भी लोग काम करते थे एयरप्लेन के अंदर जब फ्लाइट चलती हैं, तो उनको 8 आवर्स की फ्लाइट से ऊपर की फ्लाइट और वो एक दिन में और कोई नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये थी कि FDTL लेके आया गया, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसमें जो पायलट है वो 48 आवर्स का रेस्ट लेगा एक वीक के अंदर, और इसके अलावा जो क्रू स्टाफ है वो भी 8 आवर्स के ज़्यादा की फ्लाइट को नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल 8 आवर की फ्लाइट होगी क्रू स्टाफ की, उसके बाद वो कोई और फ्लाइट नहीं कर सकते एक दिन में, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसके कारण फ्लाइट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो पायलट्स हैं वो छुट्टी पे हैं, उनको 2 दिन की रेस्ट दी गई है। तो मोस्टली बहुत सारे पायलट्स काम नहीं कर रहे, तो इसी वजह से ये जो 200 फ्लाइट जो कैंसिल हुई हैं, इसका मेन रीज़न एक ये है। और उसके ऊपर दूसरा रीज़न है स्टाफ की सैलरी। जो इंडिगो की जो फ्लाइट्स है ना, उसका जो स्टाफ है उनको अच्छे से सैलरी नहीं मिल रही, उनको पर्क्स नहीं मिल रहे अपनी सैलरी के साथ, जो उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसके अलावा कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही इंडिगो, तो इसका मेन रीज़न ये है। तो इसके अलावा फिर लोगों ने ये छोड़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इंडिगो छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो इंडिगो की कंपनी छोड़ी, तो इंडिगो से छोड़ के इन्होंने ज्वाइन कर लिया एमिरेट्स भी एक एयरलाइंस है, जिसमें उन्होंने अराउंड इसी ईयर में ना उन्होंने इसी कुछ अराउंड 2-3 मंथ्स के गैप में इन्होंने 17,300 की नई एम्प्लॉयमेंट भी किया। उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो इसलिए लोग इंडिगो छोड़ के एमिरेट्स ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की चलती है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा ना ये एक एयर इंडिया करके एयरलाइन है, उन लोगों ने ना DGCA की बात नहीं मानी, तो DGCA ने सीधा बोल दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो पायलट ड्यूटी की जो वायलेशन है वो अगर आप नहीं मानोगे, जो टाइम लिमिटेशन है अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो DGCA ने एयर इंडिया को भी वार्न करनी है, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनीज है, ये प्राइवेट कंपनीज अपना फ़ायदा देखती हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। तो आज की फिफ्थ न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु फ्लेड इंडिया ओ ₹39,000 करोड़। अब ना एक इसमें वर्ड आता है, स्पेसिफिक वर्ड, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजिएटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। अब ये जो फ्यूजिएटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लोग जो कि इंडिया के बैंक से पैसा लेकर भागे हैं और किसी और कंट्री में गए हैं, ठीक है। तो मेनली ऐसे 9 लोग हैं जो गए हैं, जिन्होंने अराउंड 58,000 करोड़ उन्होंने अराउंड टोटल खर्चा मतलब कि बैंक से लिया और बैंक से लेकर भागे किसी और कंट्री में, ठीक है। तो 58,000 करोड़ में से ना अराउंड 19,000 करोड़ जो रिकवर कर लिया गया इन लोगों से, जो 9 लोग थे। इसमें प्राइम एग्जांपल है नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग जिन्होंने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PNB, पंजाब नेशनल बैंक्स, इन सब बैंक से बहुत सारा लोन लिया और लोन लेकर बाहर चले गए और मतलब एक हिसाब का घपला कर दिया, ठीक है। तो यही होते हैं फ्यूजिएटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ठीक है, जिन्होंने अराउंड टोटल ये 9 लोगों ने अराउंड 58,000 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड किया। इसी फ्रॉड में 19,000 करोड़ हमने रिकवर कर लिया। वो कैसे रिकवर किया? उसको हमने रिकवर किया, जैसे जो ये लोग होते हैं ना, इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी
उनका ऑक्शन करवाया गया, उनके ऑक्शन से अराउंड 19,000 करोड़ रिकवर हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा अराउंड 39,000 करोड़ ऐसा है जो कि अभी बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 58,000 करोड़ था, जिसमें से 19,000 करोड़ हमने रिकवर कर लिया, तो अब बच कितना गया? 39,000 करोड़। अब जो 39,000 करोड़ है ये हमें और रिकवर करना है। तो इसमें से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन से बैंक ने रिकवर किया, तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने 52% रिकवर कर लिया। वो किससे किया? विजय माल्या से, क्योंकि विजय माल्या ही लोन लेकर, ये सब लोन लेकर बाहर चले गए थे। तो ये विजय माल्या से उन्होंने रिकवर किया अराउंड 52% ऑफ द टोटल मनी विच विजय माल्या हैज़ टेकन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है। तो इसके अलावा एक संदेशरा फैमिली है, इनसे भी बहुत सारा पैसा, ये भी बहुत सारा पैसा लेकर बाहर चले गए थे। इसके अलावा नीरव मोदी, ये भी बहुत पैसा लेकर बाहर चले गए थे, और इनसे भी बहुत सारा कवर किया गया। ठीक है। तो वहीं फुजिएटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का ना एक एक्ट भी बना था 2018 में। 2018 ने जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसने इसके ऊपर रूल बनाया था कि फुजिएटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसमें था कि वो कॉन्फिस्केट करेंगे, वो पता लगाएंगे कि वो सारे जितने उनके एसेट्स, जो भी ऑफेंडर्स हैं उनके एसेट्स इंडिया में पड़े हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, उनकी ऑक्शन करेंगे, ताकि जो लोग भाग गए हैं इंडिया से उनका पैसा रिकवर किया जाए। तो ये था फुजिएटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 5th न्यूज़। अब एक 6th न्यूज़, एक छोटी सी न्यूज़, कल के जिसने कल की वीडियो देखी है उसको पता होगा ये वाली न्यूज़ क्या थी, कि गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया ऑर्डर टू इंस्टॉल संचार साथी ऐप। जो जैसे मैंने कल की न्यूज़ में बताया था, कल की न्यूज़ में मेन हमारा टॉपिक यही था कि जो संचार साथी ऐप है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो संचार साथी ऐप को पहले से ही फ़ोन में डाउनलोड करके रखे। लेकिन ऑपोजिशन ने बोला कि इससे कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा, तो लोगों को लगा इससे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न होगा, और यही प्राइवेसी कंसर्न के चलते हुए लोगों ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। और जो बाकी कंपनीज थी फ़ोन, जो कि फ़ोन बनाती हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, हम संचार साथी ऐप पहले से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो लोगों ने प्राइवेसी के कारण इसको कैंसिल करने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, और इसके कारण गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा अपने ऑर्डर से कि प्री इंस्टॉल करके रखा जाए संचार साथी ऐप, जो कि हमारे फ़ोन होते हैं उसमें। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। तो हमारी 7th न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स इश्यूज इन पे आउट्स फ्री केयर फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स। अच्छा, अब ना हमें पता होना चाहिए कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स का क्या मतलब है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स का मतलब है ऐसे लोग जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, और फिर उनकी जो फेस या फिर और भी कोई बॉडी पार्ट है उसका उसकी डिसफिगरमेंट हो जाती है, क्योंकि वो सही से सही दिखता नहीं है जैसा वो एक्चुअली इन रियलिटी होता है, अलग ही लगता है। ठीक है। तो इन लोगों के साथ जो किया जाता है, इनको ना एक मिनिमम एड दी जाती है अराउंड 3 lakhs की, कि जो भी ये हमारे एसिड अटैक के सर्वाइवर्स होते हैं, इन सबको एक मिनिमम एड दी जाती है अराउंड 3 lakhs, और एक फ्री क्रिटिकल केयर दी जाती है हॉस्पिटल्स में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ये जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं, इनके साथ बहुत सारा मतलब बहुत तंग किया जाता है, इनको बोला जाता है ये करो वो करो, कि जिसकी वजह से इनको जो एड है वो बहुत लेट मिलती है, कई बार मिलती नहीं है। तो जो इनकी 3 lakhs की एड है उसको क्या करते हैं, ये करप्शन, एक हिसाब का करप्शन ही हो जाती है इसकी। ठीक है। तो क्रिटिकल केयर भी नहीं मिलती, डॉक्टर्स उतनी हेल्प नहीं करते इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स की। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी एक ही फीमेल जज है, उन्होंने बोला, बीवी रत्ना जी ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं और जो उनका मिनिमम एड है वो उनको जरूर मिलना चाहिए, अराउंड 3 lakhs का उनका मिनिमम एड मिलना चाहिए, और जो उनका फ्री क्रिटिकल केयर है उनके हॉस्पिटल्स में वो भी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला हुआ है कि एक इनइफेक्टिव बैन भी सेल ऑफ एसिड पे, एक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी बोला है गवर्नमेंट को कि आप एसिड किसी भी ऐसे जो केमिस्ट की दुकान है उस पर नहीं बेच सकते। लेकिन आज जो हम इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया में ऐसा सब कुछ हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी को एसिड चाहिए ना, तो फिर उसको अपना पूरा सब कुछ बताना पड़ेगा, अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, अपना नंबर बताना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में एक इनइफेक्टिव बैन है। इनइफेक्टिव बैन का मतलब है कि वो बैन सिर्फ कहने के लिए बैन है, एक्चुअली में वो बैन नहीं है, जिससे को एसिड चाहिए उसको मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें यही बात की गई है कि ओवर द काउंटर जितना भी, जैसे हम काउंटर से जो भी हम किसी भी केमिस्ट स्टोर पे जाके ले लेते हैं एसिड, वो नहीं होगा। जो सेल ऑफ एसिड है उसको बैन किया जाना चाहिए, उसको उसमें स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जो कि रेगुलेट होनी चाहिए पूरे इंडिया में। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 7th न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे, इंटरनेशनल न्यूज़। वो क्या थी? इंटरनेशनल न्यूज़ है आज की कि सूडान ऑफर्स रशिया इट्स फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका। ठीक है। जो सूडान एक कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, तो इसी की कैपिटल है खार्तूम। अभी जो खार्तूम है ये सूडान की कैपिटल है, और सूडान का जो बहुत एक मेजर पार्ट है वो टच करता है रेड सी को। अब इसमें रेड सी में क्या बताया गया, इस रेड सी में ये कि जो सूडान जो कि कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसकी कैपिटल है खार्तूम। अब खार्तूम जो कि सूडान का ही पार्ट है,
जो ये सूडान है ना, इसका एक बॉर्डर पड़ता है बहुत ज़्यादा रेड सी से। तो अब जो रशिया है ना, रशिया के पास खुद का कोई नेवल बेस नहीं है, तो वो तो सूडान ने जैसे अब रशिया थी ना, उसका जो एक नेवल बेस था वो सीरिया में था। लेकिन जो सीरिया है ना, सीरिया जिसकी कैपिटल दमिश्कस है, उसका ये सीन है कि उस वहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है इस टाइम पे। प्रेजेंटली वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, तो इसी वजह से वो सेफ नहीं है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए सूडान ने बोला कि आप हमारा नेवल बेस ले लो, जो कि रेड सी के बॉर्डर करता है, जो कि रेड सी को बॉर्डर करता है। अगर आप हमारा नेवल बेस ले लोगे तो वो आपको हेल्प करेगा रेड सी के ऊपर नज़र बनाने में, तो उससे गल्फ कंट्रीज़ पर भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो रेड सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो हमें ये पता होना चाहिए, जो कि अब रशिया सूडान का नेवल बेस रेंट पे ले लेगा और रशिया अपनी एक नज़र बना कर रखेगा रेड सी के ऊपर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पे। आज का होमवर्क है, इन विच कंट्री इज माउंट सुमेरु द एक्टिव स्ट्रेट ऑफ वोल्केनो इज लोकेटेड। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।